अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर जातियात पर बात हो रही है। मुखालिफिन के अहले खाना और उनके बच्चों को दरमियान में लाया जा रहा है। मजहब को बुनियाद बनाकर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है और इस दफ़ा आमने सामने हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज। दोनों ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने के दौरान एक दूसरे के बच्चों पर बात की। पहले वज़ीर आज़म ने की, काबिल मज़म्मत बात की, और फिर मरियम नवाज ने जवाब दिया और वो उससे भी ज़्यादा काबिल मज़म्मत बात की। इतवार के रोज़ आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर पर शदीद तनकीद की। वज़ीर आज़म का मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहना था कि कमज़ोर जेलों में जाए, ताकतवर NRO ले ले, बाहर जाकर बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। बरतानिया में घोड़ा रखने और पोलो खेलने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, ये बताएं कि पोते के पास इतना पैसा किधर से आया। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर NRO ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। आपके कश्मीर के कितने लोग बाहर रहते हैं, कभी उनसे पूछें किस तरह का वहां इंसान पोलो खेल सकता है, तो वो आपको बताएंगे बादशाहों की खेल है, ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया, ये आपका पैसा है। वज़ीर आज़म ने तकरीर की नवाज शरीफ और उनके नवासे जो कि मरियम नवाज के बेटे हैं उस हवाले से बात की। इसके जवाब में गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने एक जलसे से खिताब में कहा कि मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जुनैद सफदर नवाज शरीफ का नवासा है, वो गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा आगे से। कहता है मेरा बेटा बाग वालों पोलो खेलता है, उसको पोलो का बहुत शौक है। पोता नहीं है, वो नवासा है। वो नवासा बाहर जाकर पोलो खेल रहा है, बच्चों को भी नहीं बख्शता। कहता उसके पास पोलो के पैसे कहाँ से आए हैं। तो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब पहला पाकिस्तानी है जिसने कैम्ब्रिज की पोलो टीम का कैप्टन बना है 73 साल में, माशाल्लाह। वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। मरियम नवाज की जानिब से यहूदियों का तस्करा किए जाने पर इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा खान ने जवाबी ट्वीट की। जमायमा ने ट्विटर पर लिखा कि मरियम नवाज ने यह ऐलान किया कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पल रहे हैं। मैंने 2004 में मीडिया और सियासतदानों की जानिब से यहूदी मुखालिफ हमलों और हर हफ्ते घर के बाहर मौत की धमकियों और एहतजाज के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ये सब जारी है। मगर बात यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि मरियम नवाज ने ट्विटर पर जमायमा को जवाब दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि मुझे आपसे, आपकी बेटों या आपकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे पास करने और कहने के लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपके साबिका शौहर दूसरों के घर वालों को बिला वजह दरमियान में घसीटते हैं, तो दूसरों के पास भी कहने के लिए ज़्यादा नामुनासिब बातें हैं। आपको इसका जिम्मेदार सिर्फ अपने साबिका शौहर को ठहराना चाहिए। इस पर बात करेंगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, आपकी जमात ये दावा करती है, मरियम नवाज साहिबा ये दावा करती हैं कि जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान सियासत करते हैं उन्होंने सियासत को ख़राब कर दिया है। हम सियासत में बेहतरी लेकर आएंगे, आदाब लेकर आएंगे। इमरान खान साहब ने काबिल मज़म्मत बात की, मरियम नवाज साहिबा ने उससे ज़्यादा काबिल मज़म्मत बात की और बहुत ज़्यादा लेवल्स पर जाकर काबिल मज़म्मत बात की। फिर जो जमायमा को जवाब दिया वो और ज़्यादा काबिल एतराज़ और काबिल मज़म्मत है। तो आप लोगों ने बेहतरी लानी है या आप लोगों ने सियासत को और ख़राब करना है? देखिए, हम बेहतरी की तरफ जा रहे थे। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, 90 की दहाई से हमने एक सबक सीखा था कि पर्सनल बेसिस पर सियासत नहीं करनी, परफॉर्मेंस पॉलिसी के बेसिस पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना है या क्रिटिसाइज़ करना है, जो भी करना है। और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ था। 2008 से 2013 हमें क्रिटिसाइज़ इस बात पर किया जाता था कि हम फ्रेंडली अपोजिशन हैं। फ्रेंडली अपोजिशन का इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगाते थे। उनका मतलब था कि गाली गलोच की सियासत क्यों नहीं है। और फिर जो उन्होंने शुरू किया 2011 के बाद, और ख़ास तौर पर धरना, और उसके बाद जो 2014 का जो धरना था, और उसके बाद अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, जब आप रोज़ चोर डाकू, वो नवाज शरीफ के लिए चोर डाकू एवरी डे, हमारी तमाम लीडरशिप के लिए चोर डाकू और ये गद्दार, और फिर सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, उस हद तक भी गए कि हम अपने पैट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट भी माथे पर लगा के फिरे। और फिर एहसन इकबाल साहब को आपने देखा कि गोली का निशाना बनाया गया
किस बुनियाद पर? मजहब की बुनियाद पर। और कहीं भी इमरान खान साहब बीच में नहीं आए, बल्कि इनकरेज करते रहे सब चीज़ों को। वो जो धरना था फैज़ाबाद का, उसमें फॉरेन मिनिस्टर जो आज के हैं वो वहाँ जाके वहाँ पहुँचे और इनकरेज किया इस किस्म की पॉलिटिक्स को। और उसके बाद भी अब सब पॉलिटिक्स चल रही है। भाई आपको किसने राइट दिया कि आप जुनैद सफदर तक बात पहुंचे? आपको किसने राइट दिया है कि वो आप उस किस्म के क्वेश्चंस रेज करें? हमारा एक लिमिट है पेशेंस का, हम जवाब देंगे। अगर इमरान खान समझते हैं और हमारे वर्कर्स चाहते हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं, वो हमारे से सवाल पूछते हैं कि भाई वो आपको रोज़ गालियाँ देता है। चोर डाकू कहना शाहजेब बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है उसको सुनने के लिए। अब आप पहले नवाज शरीफ, फिर उसके बाद मरियम नवाज, अब आप उसके बेटे तक पहुंच गए और ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चन। भाई आप इलेक्शन कैंपेन में हैं, आप पाकिस्तान में जो 3 साल में आपने जो गुल खिलाए हैं उसका हिसाब किताब दें कि आप जो नया पाकिस्तान यहाँ बनाना था आप वहाँ गए हैं, तो आप क्या एक चीज़ लेके गए हैं? आपने क्या दिया पाकिस्तान के अवाम को जो आप आज़ाद कश्मीर में जाके वोट मांग रहे हैं? सो बिल्कुल सही कहा मरियम नवाज ने कि जैसा अगर आप बात करेंगे, और हमारा पेशेंस हैज़ रन आउट नाउ। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये जो अब आपने जो जवाब दिया है, अब उसमें मसला ये है, जाहिर है किसी को चोर डाकू कहना ये भी बहुत बुरा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। किसी के नवासे के ऊपर जाकर तनकीद करना, वो भी वज़ीर आज़म मुल्क का हो, वो भी गलत बात है। इस बात की तो तायद नहीं की जा सकती जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है, मगर इसका जवाब ये तो नहीं है कि आप और ज़्यादा नीचे जाकर बात करेंगे। अब आप जब इंडोर्स कर रहे हैं मरियम को, तो इसका मतलब है पहले मरियम नवाज साहिबा ने जो जलसे में बात की वो कोई जज्बाती रिस्पॉन्स नहीं था एक वालदा का या एक बेटी का, बल्कि वो एक सोची समझी बात थी जो उन्होंने की। उसके बाद जो उन्होंने ट्विटर पर जवाब दिया जमाइमा खान को, उसने वैसे इस बात की तस्दीक कर दी कि उन्होंने सोच समझ की बात की थी। और जब आप प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये आपकी पार्टी की राय है कि इमरान खान साहब अगर बात करेंगे, तो अगर वो काबिल एतराज़ बात करेंगे तो आप उससे भी ज़्यादा काबिल एतराज़ बात करेंगे। एक मजहब को भी बीच में ले आएंगे, उनके बच्चों को भी बीच में ले आएंगे, उनकी साबका बीवी को भी बीच में ले आएंगे जिनकी 17 साल हो गए तलाक को। किसी को नहीं छोड़ेंगे आप लोग। आप सियासत को और ज़्यादा गंदा ही करेंगे क्योंकि आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं शाहजेब, सियासत होती जज्बात का नाम है। सियासत कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड नहीं है कि जहां आप बड़ी रैशनल बातें करेंगे। आपके जज्बात ही आपको लीड करते हैं। और जैसे सख्त बात होती है, और आपने कहा कि बच्चों की बात अगर वो करेंगे, वो तो बच्चों की बात हसन और हुसैन के बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। मुझे आप सिर्फ अगर आपने लाइब्रेरी से निकालें तो वो कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसा ओकेजन नहीं होता जब वो पर्सनल अटैक नहीं करते बच्चों के बारे में। हसन नवाज पॉलिटिक्स में नहीं है, हुसैन नवाज पॉलिटिक्स में नहीं है, जुनैद सफदर पॉलिटिक्स में नहीं है। आप जब उन पर पर्सनल अटैक करेंगे तो क्या इमरान खान डिफाइन करेंगे कि लिमिट्स क्या होंगी और रेड लाइन क्या होगी और किसको क्रॉस? वो हर रेड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक लिमिट है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। जुबैर साहब, आपके इंसान जज्बाती जवाब दिया जाता है। जज्बात नहीं, ये तो सोचा समझा जवाब है ना। और इंसान की अपनी भी तो रेड लाइंस होती हैं। कुछ रेड लाइंस दुनिया आपके लिए अगर बना रही है, आपका ये एतराज़ है, इंसान की अपनी भी रेड लाइंस होती हैं कि अगर वो उनके बच्चों को कुछ बोलेंगे जो कि गलत है, तो हम किसी पूरे मजहब को नहीं बोल देंगे। एंटी सेमिटिक रिमार्क्स हम देना नहीं शुरू कर देंगे कि जैसे यहूदियों की गोद में पलना, उन्होंने इस तरह कहा कि जिस तरीके से ये कोई बहुत बड़ा गुनाह है, ये कोई बहुत बड़ी गलत बात है, तो पूरे मजहब को हम कर देंगे। ये आपकी अपनी कोई रेड लाइंस नहीं है, मरियम नवाज की अपनी कोई रेड लाइंस नहीं है ज़िंदगी में या सियासत में? क्योंकि इमरान बिल्कुल हमारी रेड लाइंस है। मैंने तो आपको पूरा बैकग्राउंड बताया था कि हमने क्या डिफाइन किया था, लेकिन वो रेड लाइंस हमें क्रॉस करने के ऊपर मजबूर किया जाता है। और जब सियासत में और जब कैंपेन का वो हिस्सा हो, जब जज्बात पीक पर हों, हम तो नहीं बात कर रहे थे। हमने कभी बात की थी? हमने कभी रेस किया था? इमरान खान का कोई बैकग्राउंड इतना ज़बरदस्त नहीं है, कोई शानदार नहीं है कि जिसको वो लेके आप हर सफ़ा खोलेंगे तो ज़बरदस्त उनका बैकग्राउंड। वो भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, वो भी क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने भी वो सब कुछ किया है जिसका हम कभी जिक्र भी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं जिक्र करते हैं। उनका कोई बैकग्राउंड इतना कोई ऐसा कोई नहीं है कि जी पाकिस्तान के अवाम और यंग जनरेशन जो है बड़ी उससे सबक सीखे। तो हम उसको कहते हैं कि इसको साइड पर रखें, आए सियासत करें और सियासत में मुकाबला करें। आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें, हम भी परफॉर्मेंस। ये जो चोर डाकू है और ये जो सियासत है ख़ानदान को घसीटने की, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल एनी मोर। दिस इज़ द मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू गिव टू इमरान खान कि ही कैन नॉट डिफाइन अपनी मर्जी से कि वो किस हद तक जाएंगे और हम
रुक जाएंगे। मगर जुबैर साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि आप खुद तो अपने लिए डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे, या इमरान खान आपको डिफाइन करेगा? अगर वो नीचे जाते जाएंगे आप उससे भी नीचे जाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा एक इंडिपेंडेंट खातून है, उनको कैप्टन सफदर के पैमाने से नहीं देखा जाता है कि कैप्टन सफदर साहब की बहुत सारी तकारीर हैं जिसमें उन्होंने मजहबी बुनियाद पर नफरत अंगेजी की है, मगर मरियम नवाज को उस पैमाने पर नहीं देखा जाता कि वो अपने मौजूदा शौहर की बातों की जिम्मेदार हैं। मगर मरियम नवाज साहिबा जमायमा खान को एक इंडिपेंडेंट खातून के तौर पर नहीं दे सकती, जिनकी 17 साल पहले तलाक हो गई है। वो जमायमा को उनके साबका शौहर के पैमाने के तौर पर देखती है कि आपका साबका शौहर जिम्मेदार है, वो कहेगा तो मैं आपके बच्चों के बारे में भी बात करूंगी और आपके खानदान के बारे में भी बात करूंगी। अपने आप को तो मरियम नवाज साहिबा ने डिफाइन करना है, अपनी बाउंड्री उन्होंने तय करनी है। नहीं, बिल्कुल। पहले इमरान ने इनिशिएट किया और मरियम ने जवाब दिया, फिर जुमैमा ने इनिशिएट किया और मरियम हैड टू आंसर। अगर नहीं, जुमैमा ने कोई जाती हमला नहीं किया था, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया था उनके बात को और कहा था कि मैं इतने अरसे से ये भुगत रही हूं, कोई जाती हमला नहीं किया था मरियम। उन्होंने कहा कि जी आप मुझे छोड़ दें, उन्होंने कहा जी मैं 2004 में आ गई थी, मुझे छोड़ दें। तो उसका जवाब तो यही था कि भाई आपका एक्स हस्बैंड जो है वो घसीटता है खानदान को, इसलिए हम मजबूर होते हैं कि वापस, हमें कोई शौक तो नहीं है। अगर आपका एक्स हस्बैंड जो है, और हम तो उन पर अटैक भी नहीं कर रहे हैं जुमैमा पर, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ना उनके बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, ना हमने कभी इमरान के कौन से बच्चे पर अटैक किया है। बड़े कंट्रोवर्सी भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, वी रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स। तो मरियम नवाज का वो जो ट्वीट पर जवाब बनता था कि हम उसने क्यों कहने पर मजबूर हुई थी, और ये सिर्फ वजाहत थी, तो उसको कहना कि काबिल मजम्मत है, जवाब काबिल मजम्मत कैसे है? शी इज़ ओनली एक्सप्लेनिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आपका जो हस्बैंड है, एंड बाय द वे काबिल मजम्मत इसलिए है कि अगर उस लेवल पर जाकर जवाब देना था, दोनों का मजहब कंपेयर करना लाजमी था क्या? कि यहूदियों की गोद में ये नफरत अंगेजी करना लाजमी थी? मजहब उस नहीं, अच्छा तो एक्सक्यूज मी, जब आप चोर डाकू कहते हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि ग्रैंडसन के पास पैसा कहाँ से आया है, जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जुनैद सफ्तर पोलो जो खेल रहा है वो हराम के पैसों से खेल रहा है, जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। और इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर वो घसीटेंगे फैमिली को तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैंने तो यहाँ तक कहा है, आप वहाँ तक क्यों कह रहे हैं? गंडापुर साहब क्या बातें करते रहे हैं, फैमिलीज़ को घसीटते रहे हैं, क्या चीज़ नहीं बोलते हैं, और ये हम 3 साल से हमारे कान पक गए हैं। तो चाहे मुराद सईद हो, चाहे गंडापुर हो, चाहे दूसरे गुजरा हो, जो बेहतरी का और जो हाई मॉरल ग्राउंड है अब वो नहीं लेगी नून लीग, आप कह रहे हैं। यानी कि ऐसा ही जवाब मिलेगा, आप नहीं डिफाइन करेंगे, हम आपको और ज़्यादा आगे जाके जवाब देंगे। आपके साबका एहलिया, उनके बच्चे, उनके वालिदैन के मज़हब, हर चीज़ पर जाके हम आपको जवाब देंगे। अगर वो क्वेश्चन रेज करेंगे शाह साहब, अगर वो क्वेश्चन हम नहीं इनिशिएट करेंगे, आइंदा भी नहीं हम इनिशिएट करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना तुर्की ब तुर्की जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप फैमिलीज़ को बीच में ना घसीटें। अगर आप घसीटेंगे, अगर आप कहेंगे कि जुनैद सफदर हराम के पैसों से पोलो खेल रहा है, तो सॉरी, द रिएक्शन विल बी इवन स्ट्रॉन्गर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है और ख़ासतौर पर कराची में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बेकाबू हो रहा है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में मस्बत केसेस की शरह 25% की हद क्रॉस कर गई है, जबकि एक दिन पहले कराची में मस्बत केसेस की शरह 23% से भी तजावुज़ कर गई थी। इसके अलावा 7 से 13 जुलाई के दरमियान शहर में मस्बत केसेस की औसत शरह 10.7% थी, जो 11 से 17 जुलाई के दरमियान 17% तक पहुंच गई है। तशवीश की बात यह भी है कि जामे कराची की हालिया तहकीक के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए कोरोना वायरस के 100 नमूनों में से 93 में भारत में तबाही फैलाने वाले डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हुई है और इस खतरनाक वेरिएंट से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अब तो सूरत हाल ये है कि शहर के बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह खत्म हो रही है। इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना है कि अस्पताल का कोरोना वार्ड और इमरजेंसी मरीजों से भर गए हैं। इजाफी बेड्स लगाकर मरीजों को रखा जा रहा है। नीपा में मौजूद इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है। एक्सपो सेंटर में मजीद मरीजों के दाखिले की गुंजाइश खत्म हो गई है। इसी तरह आगा खान अस्पताल ने कोरोना के मजीद मरीजों को लेने से मना कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाईस सिविल अस्पताल में 48 बेड्स के सर्जिकल वार्ड को कोरोना वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। साथ ही इंतजामिया को अस्पताल के तमाम 43 वेंटिलेटर्स को फाल करने की हिदायत कर दी गई है, जिनमें से 23 इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल है।
इसी तरह जिना अस्पताल के चेस्ट वार्ड को भी कोरोना वार्ड में बदला जा रहा है। डाउ अस्पताल ने भी कराची यूनिवर्सिटी के सामने वाक़े अपने डेंटल अस्पताल को कोरोना के मरीजों के लिए दोबारा फाल कर दिया है। तिब्बी माहिरीन कराची में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत खुद भी खबरदार कर रही है कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना किया गया और वैक्सीन ना लगवाई गई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईद से कबल पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि अगर अगले कुछ दिनों में SOPs पर अमल नहीं किया जाता तो मस्बत केसेस की शरह ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दूसरी जानिब मुल्क भर में मुसलसल छठे दिन मस्बत केसेस की शरह 5% या उससे जायद रही है। NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना मस्बत आने की शरह 5.25% रही। 2145 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वायरस से मुतासिर 37 मरीजों की अमवात भी हुई। मगर ये इंतहाई तशवीश की बात है कि मुल्क में मुसलसल 6 दिन से मस्बत केसेस की शरह 5% से जायद है, क्योंकि सिर्फ 3 हफ्ते पहले ये शरह कम होकर 1.79% तक पहुंच गई थी। लेकिन रवा माह के आगाज से ही मस्बत केसेस की शरह में अचानक इजाफा देखने में आया। खासतौर पर कराची कोरोना की चौथी लहर और डेल्टा वेरिएंट से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। शहर की बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी है। अस्पतालों में रश बढ़ने की एक बड़ी वजह ज्यादा तादाद में वैक्सीनेशन का ना होना भी है, क्योंकि दुनिया में देखा गया है कि जिन ममालिक में ज्यादा से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हुई है वहां पर कोरोना के केसेस बढ़ने के बावजूद अस्पतालों में पहले की तरह ज्यादा दबाव नहीं है। खासतौर पर बरतानिया में इस वक्त ये ट्रेंड नजर आ रहा है, जहां कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद सारी पाबंदी हटा ली गई है। आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर ने बरतानिया के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के दबाव से मुतालिक एक ग्राफ शेयर करते हुए ट्वीट किया कि बरतानिया में मौजूदा लहर में भी तकरीबन इसी शरह से केसेस बढ़े हैं जितने पिछली लहर में बढ़े थे, लेकिन वैक्सीनेशन के बुलंद शरह के हुसूल की वजह से ऐसे अफराद की तादाद बहुत कम है जिन्हें अस्पताल में दाखिले की जरूरत है। असद उमर के मुताबिक पाकिस्तान ने भी कल पहली बार एक दिन में 6 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ हासिल कर लिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी मौजूद हैं, मुशीर वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर बारी साहब, आप क्योंकि बराह रास्त इस सूरत हाल को देख रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल में बराह रास्त आपके अस्पताल ने कोरोना के मरीजों को ट्रीट किया है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या पहले की सूरत हाल से बहुत खतरनाक है? आपका अपना अस्पताल भी भर गया है और क्या क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी ज्यादा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है ना पिछले 3 वेव से ज़्यादा ये तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पास जब भर जाते हैं तो इमरजेंसी में भी भर रहे हैं, फिर हमको आगे भेजना पड़ता है और एक अच्छा सिस्टम यहाँ पर मरबूत निज़ाम मौजूद है। सारे हॉस्पिटल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और जहाँ पर कोई बेड खाली हो तो वहाँ पेशेंट मूव किए जाते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल जो है ना तमाम हॉस्पिटल्स की ऐसी है कि वो अपने अपने ब्रेक पे पहुंच चुके हैं और एक्स्ट्रा बेड लगाने की सूरत पैदा हो रही है। तो वो ये सिर्फ उसी वजह से हम सारा साल यही चलाते रहे हैं कि देखें ये वेव्स कोई चीज़ नहीं होती। पेंडेमिक एक वो रहता है, ये हमारी अपनी बदएहतियाती हैं जो इन वेव्स को लेके आती हैं। जैसे ही हम चीज़ों को खोलते हैं और हम लोग ऐसे बदल आज़ाद हो जाते हैं जैसे कि बस आइंदा कभी कुछ होगा नहीं। इसलिए SOPs के साथ रहना हमको जीना सीखना होगा और हमको सारी एहतियातें जारी रखनी होगी इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन के, ताकि हमारी वैक्सीनेशन उस हद तक ना पहुंच जाए जैसे बरतानिया ने हासिल किया। जैसे आपने अभी खुद कहा कि जब वो हो जाएगा तो फिर ओपनिंग होनी चाहिए। बरतानिया ने भी पूरी क्लोज किया और फिर उसके बाद खोलना उस वक्त शुरू किया जब उनकी 70% से ज़्यादा आबादी वैक्सीनेट हो गई। तो हमको भी कोई इसी किस्म की स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम तो समझते हुए तैयार नहीं है। आप बाज़ारों में जा देखें, आप स्टोर्स में जाके देखें, मास्क पहने हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो चिन्ह के ऊपर पहना हुआ है, नाक और मुंह के ऊपर नहीं होता जहां इसको होना चाहिए। और ये पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसलिए एहतियात और एहतियात, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और वैक्सीनेशन हम 6 लाख अचीव किया, बहुत अच्छी बात है। हमको 10 लाख करना चाहिए और जितना इसको बढ़ाएंगे उतना जल्दी हम लोग नॉर्मलाइज जिंदगी की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो पेशेंट्स हैं उसमें जिन्हें वैक्सीन लगी, ज़ाहिर उन्हें कोरोना तो हो रहा है, मगर ये क्या क्रिटिकल भी वो हो रहे हैं? जितने आपके पास पेशेंट्स हैं उनमें क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको वैक्सीन लग गई थी? नहीं, अब जिनको वैक्सीन लगी है ना वो क्रिटिकल नहीं हुए हैं। अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसको वैक्सीन लग के हो उसको दाखिल करना पड़ा हो, और वो माइल्ड केसेस रहे हैं। मेरे अपने कुछ करीबी दोस्त हैं जिनको हुआ 1-2 दिन फीवर हुआ लेकिन पॉजिटिव थे, 10 दिन का क्वारंटाइन कर रहे हैं वो लोग। ज़्यादातर जो वैक्सीन वाले हैं उनमें बहुत ही मिनिमम ऐसा हुए होंगे कि जो कि सीरियस हुए होंगे। अगर आपने देखा भी वैक्सीनेशन जैसे 1-2 दिन पहले भी आपने देखा कि अपने डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी बताया था कि जी जो वैक्सीनेटेड
सिंगल डोज और डबल डोज के पास 0.04 और 0.08% है, जो कि बहुत मिनिमम है। तो इसलिए हल सिर्फ वैक्सीनेशन का है कि वैक्सीन कराएं, खुदारा वैक्सीन कराएं। पढ़े लिखे लोग भी नहीं करा रहे, अकल के नाखून लें और वैक्सीनेशन कराएं जी। डॉक्टर साहब, मैं ज़ाहिर ये बड़ा अहम नुक्ता है, हमने दूसरे अस्पतालों से भी पता किया, वो भी यही बात बता रहे हैं। आप क्योंकि बराह रास्त आवाम को ये दोबारा भी बता सकते हैं कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, यानी जिनकी हालत तशवीशनाक है या जो वेंटिलेटर पर हैं, उसमें आपके अस्पताल में भी एक भी मरीज़ ऐसा नहीं है जिसने वैक्सीन लगाई थी और वो इतना तशवीशनाक हालत में हो कि वेंटिलेटर पर गया हो। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, वो तशवीशनाक हालत में गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तमाम हॉस्पिटल्स में भी ऐसा ही है कि ये जो अगर देखें ना वैक्सीन लगा लेंगे और उनमें भी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, किसी 95% है, 90%, 65% है, लेकिन हर वैक्सीन ये जरूर इंश्योर करती है कि 100% जो है ना ये माइल्ड केसेस होंगे, अगर जिनको होगा भी, जो परसेंटेज रह जाएंगे। और अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जो कि सीरियस हो, के वेंट पे गया हो। तो इसलिए वैक्सीन लगाएं, खुदारा वैक्सीन लगाएं और अपनी ये जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके ऊपर अमल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी, बहुत अहम मालूमात दे रहे थे। मुर्जा वहाब, मुशीर वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब, आपने खुद ने जिक्र किया था कि सूरत हाल ख़राब हो रही है, अब तो अस्पताल सिंध में भर रहे हैं, किस तरीके से निपटना है, क्या सोच रही है सिंध हुकूमत? शादिब साहब, अभी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं कि पिछले 24 घंटों में जो पॉजिटिविटी रेशो है कराची शहर का, वो तकरीबन 25% है। और अगर आप पिछले एक हफ्ते का मवाजना करते हैं, तकरीबन कोई 18% बनता है। बाकी अंदरूनी सिंध की अगर आप बात करेंगे, हैदराबाद हो, सक्कर डिवीजन हो, यहाँ तमाम जगहों पर लेस देन 5% है। तो जो भी डिफरेंस है इस वक्त, वो कराची शहर में नजर आता है। और ये शो करता है कि कहीं ना कहीं कराची शहर के अंदर SOPs को वायलेट किया जा रहा है, या जो रिलैक्सेशन हुकूमत सिंध ने अनाउंस की थी लोगों की डिमांड के ऊपर, वो शायद लोगों ने इस तरीके से मिसयूज की है कि सख्त फैसले करना पड़े। साहब, अगर ईद पर नजर आया कि एक तो छुट्टियां भी लंबी थी और साथ ही इन्फोर्स किया गया था, यकीनी बनाया गया था, अवाम फिर भी खिलाफ वर्जी जरूर कर रहे थे, मगर हुकूमत की तरफ से एक एफर्ट थी। इस दफा तो हुकूमत की तरफ से भी वो एफर्ट नहीं नजर आ रही है। लोग मॉल्स में भी हैं, SOPs की पाबंदी भी नहीं कर रहे हैं, आज़ादी से घूम रहे हैं, तो बकरीद पर नहीं नजर आ रही है वो बात। शादिब साहब, देखें, शादी ब्याह की तकारीब हो रही थी, लोगों की कन्वीनियंस के लिए उस बात की इजाज़त दी गई थी, हमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी उन शादी हॉल के मालिकान से भी और लोगों की जानिब से भी कि तमाम SOPs को फॉलो किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, क्या हम जाके वो शादी हॉल्स को बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दें? जब हम शादी हॉल्स बंद करते हैं तो वो जो सियासी नाक़िदीन है हमारे, वो कहते हैं आप शादी की जो एसोसिएशन है आप उनके खिलाफ हैं, जो शादी मालिकान हैं हॉल्स के, आप उनके खिलाफ हैं, आप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, आप कराची के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल रमजान में हमने मॉल्स को जब बंद किया था, शॉपिंग सेंटर्स को हमने बंद किया था, सील किया था फॉर SOP वायलेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए थे कि आप कैसे रमजान के दिनों में इस तरह बंद कर सकते हो। और फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी की गई थी कि आप मॉल्स को, शॉपिंग सेंटर्स को खोल दें। तो हमारे लिए कैच 22 सिचुएशन है शादिब साहब कि हम सख्ती करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हुकूमत भी अपनी आवाम से लड़ना नहीं चाहती। मगर मुर्तज़ा साहब, पिछले दिनों जब आप लोगों ने कुछ सख्तियां वापस की तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वफाकी हुकूमत से उसको इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि दुरुस्त फैसला किया है सिंध हुकूमत ने। तो ऐसा नहीं कि उस वक्त उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की। तो इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत तेजी से 25% बहुत हाई नंबर है। शादेब, अगर आप 10 दिन पहले के नंबर्स देखें तो वी वर स्टैंडिंग एट अबाउट 8% डेली। आज हम 25% पे पहुंचे। ये 10 से 12 दिन में नंबर बढ़ा है। ये शो करता है कि स्पाइक कितनी तेज है और कितनी इफेक्टिवली आगे बढ़ रही है। तो नेचुरली खतरनाक चीज तो नजर आ रही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बिल्कुल हमारे इक़दामात को सराहा था, सपोर्ट किया था, लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब एक छोटे से इसके अंदर पूरी डिस्पेंसेशन में हिस्सा हैं। बाकी जो PTI के लोग यहाँ पर सिंध के लेवल पर सियासत करते हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हो या उनके दीगर मेंबरान असेंबली हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरान हो, वो बार बार लोगों को कहते हैं कि अगर शॉपिंग सेंटर्स बंद किए जाएंगे तो आप कराची की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप मुझे बताइए, लोगों की बीमारियां होनी शुरू हो गई, लोगों को अस्पतालों में अगर जगह नहीं मिलेगी तो फिर किसको नुकसान पहुंचेगा? वो भी तो हम कराची वालों को पहुंचेगा ना, इस शहर के लोगों को पहुंचेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को चीज समझ नहीं आती।
हमारे लिए सबसे आसान तरीका है हम चीजों को बंद कर दें, लेकिन जब चीजों को बंद किया जाए तो अगेन उसकी भी तनकीद होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मिडिल ग्राउंड ढूंढा जाए जहां पर इकोनॉमी चलती रहे, चीजें चलती रहे, एंड एट द सेम टाइम हम एसओपीज को फॉलो करा सके। एसओपीज जब लोग वायलेट करेंगे, हम सख्ती या तो बंदिश के तौर पे कर सकते हैं या फाइनेंशियल कोई पेनल्टी लगा के कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में लोग फिर हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। वैसे इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल बहुत ख़राब है, अस्पताल भर गए हैं, तो उस हवाले से सिंध हुकूमत क्या कर रही है, क्या फैसले ले रही है ताकि ज़्यादा मरीजों को एकोमोडेट किया जा सके? मैं समझता हूँ शादिब साहब, इस वक्त अस्पतालों की सिचुएशन बिलखुसूस जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं वो खतरनाक है। अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर इस वक्त जगह नहीं है, और लास्ट ईयर ईद उल फितर के ज़माने में जो लाहौर में सिचुएशन थी, आज कराची शहर में वो सिचुएशन है। तो मैं समझता हूँ अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो फिर सिचुएशन बड़ी खतरनाक नजर आ रही है, और वो खतरनाक आपने देख लिया कि हिंदुस्तान में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ। बहुत शुक्रिया मतलब आप सबकी गुफ्तगू आपने सुनी। मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए, एसओपीज़ पर अमल कीजिए ताकि कोरोना के फैलाव से मुल्क और आप महफूज रह सकें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। जून के एक महीने में 1.64 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे, फिर सिर्फ एक महीने में 6.3 अरब डॉलर्स की तारीख की बुलंद तरीन दरामदात और 3.8 अरब डॉलर्स के तिजारती खसारे ने हुकूमत की तरफ से किए गए सस्टेनेबल तरक्की के दावों पर सवाल उठा दिया। इस साल 70 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड दरामदात और उस पर डबल डिजिट करंट अकाउंट खसारे के खतरात पैदा हो गए हैं। रुपया गिरकर 161 की सतह से ऊपर चला गया है और वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत इस करंट अकाउंट खसारे को पूरा करने के लिए मजीद बैरूनी कर्जे लेगी और IMF के प्रोग्राम से जान छुड़ाना भी मुश्किल होगा। गुज़िश्ता माली साल में दरामदात 56 अरब डॉलर से ऊपर रहीं, और इन दरामदात का जायजा लिया जाए तो पूरे साल में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में 9% इजाफा हुआ और वो 11.3 अरब डॉलर रहीं। इसमें कमी सिर्फ तेल और LNG की कीमतों में कमी होने पर ही हो सकती है। ज़रूरी शोबे की दरामदात में 26% इजाफा हुआ और वो 9.3 अरब डॉलर रहीं। मशीनरी की दरामदात 15% ज़्यादा रहकर 10.1 अरब डॉलर रहीं और हुकूमत तवक्को कर रही है कि मशीनरी की दरामदात में मजीद इजाफा होगा। गुज़िश्ता बरस खाने पीने की अशिया में 54% का इजाफा हुआ और वो 8.3 अरब डॉलर रहीं और हुकूमत इस साल भी गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार के दावों के बावजूद ये दोनों मसनूआत दरामद करने जा रही है। टेक्सटाइल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की दरामदात भी 3 अरब डॉलर्स के आसपास रहीं, यानी मुआशी तरक्की के साथ दरामदात में इजाफे की ज़्यादा और कमी के कम इम्कानात नजर आ रहे हैं और करंट अकाउंट खसारे के असरात मंडला रहे हैं। रुपया गिरकर 161 रुपये पर आया है, जिससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आने का खतरा अलग पैदा हो गया है। मगर क्या रुपये के गिरने से बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी आएगी? क्योंकि नून लीग की हुकूमत जाने के बाद 2018 के मुकाबले में बरामदात में महज 8.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि अगले साल के लिए हुकूमत का टारगेट महज 1 से 1.5 अरब डॉलर ज़्यादा है, मगर दरामदात में 15 अरब डॉलर तक का इजाफे का खदशा है। तरसीलात ज़र में इस साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे करंट अकाउंट खसारा कम करने में मदद मिली, मगर अगले साल मजीद इतना ही इजाफा दरकार है। मगर हुकूमत का अपना टारगेट 31 अरब डॉलर तक ही है। मगर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पुरएतमाद है कि करंट अकाउंट खसारा होगा, मगर हम संभाल लेंगे। जून के महीने में 6.25 अरब डॉलर की दरामदात, उससे पहले मई में 632 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा। क्या हम एक दफ़ा फिर बहुत बड़े करंट अकाउंट खसारे की तरफ जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोथ आते ही? इंपोर्ट का बिल है, उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं, उसकी वजह से ऊपर जा रहा है ये। हमारी जो है कोई मशीनरी वगैरह भी आ रही है टर्क वगैरह की, लेकिन ये नहीं है कि ये इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इंपोर्ट का बिल जो आपका है ये 5.5-6 बिलियन के दरमियान में रहना चाहिए, रहेगा अगर हमने ग्रोथ दिखाई। तो ये एक जो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या हमारा करंट अकाउंट क्या अब सरप्लस रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा करंट अकाउंट अगले साल सरप्लस में रहेगा, थोड़ा डेफिसिट में ज़रूर जाएगा, बट इतना जाएगा कि जो कि बिल्कुल हम उसको संभाल सकते हैं। साथ ही गंदम और चीनी की दरामद के हवाले से भी हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया। 27.3 मिलियन टन का आउटपुट आया है, पैदावार हुई है, 3.8 मिलियन टन का अगर स्टॉक मौजूद है तो पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास गंदम मौजूद है। अब 3 मिलियन टन इंपोर्ट क्यों करने जा रहे हैं? शायद इसमें रिस्क नहीं ले सकते। देखिए हमारे पास 27.3 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई है, हमारी जो डिमांड है वो 29.5 है, क्योंकि उसको अफगानिस्तान वगैरह मिला लें, हम ऑलरेडी 2 मिलियन टन शॉर्ट हैं।
तो उसके ऊपर मतलब हमने कुछ थोड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व, थोड़ा हमारा कैरी ओवर भी होगा, स्टॉक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अब हम अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड करना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे 5 मिलियन टन होने चाहिए। वैसे मगर आप चीनी भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं 1 लाख टन, हालांकि 1.5 मिलियन टन का तकरीबन स्टॉक मौजूद है शुगर मिल मालिकान के पास, जो कि अगले क्रशिंग सीजन तक के लिए काफ़ी है, मगर उसके बावजूद वो कीमतें भी बढ़ाए जा रहे हैं, उस तरीके से इंटरवेंशन भी नहीं हो रही। इस हवाले से आप क्या करेंगे? इनको रेगुलेट करेंगे या दरामद करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, इनको भी रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन हम भी और भी करेंगे। देखिए, जब मार्केट को ये पता होता है ना कि इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व पड़े हैं और ये फ्लड कर सकते हैं मार्केट, फिर वो इंसान के बच्चे बनते हैं। तो हमारा काम ये है कि ये 1 लाख टन नहीं है, मैंने अभी कहा है इनको कि 1 लाख टन और करें। अभी हमारे पास जो स्टॉक है, मुझे बताया गया है कि टिल एंड ऑफ नवंबर, मिडल ऑफ मार्च तक काफ़ी है। मैं कहता दैट्स नॉट गुड इनफ, बिकॉज ये फिर इसका मतलब है हम अक्टूबर में जाके एक स्लिपरी स्लोप पे चले जाएंगे। तो वी विल हैव एनफ स्टॉक्स ओवर हियर सो दैट मार्केट शुड नो कि ये जो है प्रॉफिटियर्स हैं, ये मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। सारी सूरत हाल में ये 2 चीज़ें अहम हैं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस वक्त पूरे एतमाद हैं कि हम सूरत हाल से निमट लेंगे, और साथ ही जो स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी इस वक्त मुस्तहकम सूरत हाल में नज़र आ रहे हैं। मगर सूरत हाल की सद तक ख़राब हो सकती है, क्या खदशात हैं? साबिक़ वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आपको ख़तरा नज़र आ रहा है इस वक्त कि दोबारा से जो करंट अकाउंट खसारा है वो सर उठाएगा, मगर एक ही महीने में 6.3 अरब डॉलर्स की दरामदाद जून में और 1.64 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा, क्या ये आपकी तवक्कात से भी ज़्यादा है और परेशान कुन है, या आप ये तवक्को कर रहे थे कि इतना ही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत परेशान कुन है। अब आप ये सोचिए कि जून के महीने में हमारे दरामदाद में 70% से ज़्यादा इजाफा हुआ, और ये तारीख का सबसे ऊंचा लेवल था इंपोर्ट का, 6.3 अरब डॉलर। ये उस वक्त से भी ज़्यादा है जबकि 2017-18 में हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा था वो 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। अगर हर महीने अब 1 अरब डॉलर से ज़्यादा आपका खसारा जा चुका है तो परेशान कुन हालात पैदा हो गए हैं। और हमने पहले भी, आपको याद होगा, हमने ये बात की थी कि कीमतों में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है, बाहर से जो कीमतें हम लेते हैं चीज़ों की, वो इस तकरीबन पिछले महीने में अगर साल का एवरेज देखें तो एक महीने में 25% इजाफा हुआ है, और उसकी वजह से आपके दरामदाद जो हैं वो 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच गए एक महीने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका खसारा इतना बढ़ जाएगा तो फिर आप अगले साल इसकी फाइनेंसिंग किस तरह करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है, ख़ास तौर पे चूँकि IMF प्रोग्राम के बारे में क्या होने वाला है इस वक्त हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। मतलब फाइनेंसिंग का सवाल आम है, मगर अगर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँ कि आपको लगता है कि क्योंकि हुकूमत कहती है कि जी बड़ी सरमायाकारी हुई है कि बरामदाद में कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले, अगर 70 अरब डॉलर से ऊपर दरामदाद चली जाती हैं, और साथ ही रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र में हमने देखा बड़ा इजाफा हुआ है, 29 अरब डॉलर से ऊपर रही हैं, इसी शरह से कुछ इजाफा और हो जाए, वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाए जिसकी वजह से कम डबल डिजिट में करंट अकाउंट खसारा ना जाए? यकीनन बरामदात में कुछ इजाफा पिछले 2-3 महीने में हुआ है और कीमतें बेहतर मिल रही हैं जिस तरह बरामदात की कीमतें, मगर वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। हमारे बरामदात की कीमतों में इतनी तेज़ी से इजाफा नहीं है, ख़ास तौर पे चावल की कीमत में कुछ कमी आई है, और वो एक हमारा बड़ा अहम एक्सपोर्ट है। लिहाजा इस वक्त खुदा न खास्ता अगर आपका इंपोर्ट हर महीने तकरीबन 6 अरब डॉलर तक रहता है, जो कि हो सकता है, तो आपका जो खसारा है तिजारत का वो 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। और अगर इस लेवल तक पहुंचे तो हमारे पास तकरीबन 30 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस हैं, और बाकी कुछ और भी इनफ्लोज हैं, मगर
मुझे इस वक्त कहना पड़ रहा है कि आपका खसारा अगले साल अगर कीमतें वही रहें जो इस वक्त हैं दुनिया में, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 8 अरब डॉलर से बढ़कर 12 अरब डॉलर तक जा सकता है, खुदा न खास्ता। और सब अगर रुपया गिरा है 161 रुपए के लेवल पर आ चुका है, क्या रुपया गिरने से जो दरामदात की अगर हम देखें उसमें दायरे ऑयल एंड गैस हैं जिनका शायद रुपया गिरने से इतना फर्क ना पड़े, या दूसरी जो अशिया में हम फूड प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं, आपको लगता है रुपया गिरने से कोई फर्क पड़ेगा जिसमें बरामदात को थोड़ा सा इजाफा हो जाए और दरामदात में जरा कमी हो जाए, या रुपया गिरेगा तो उससे भी सिर्फ महंगाई ही होगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ही आएगी? देखिए, यकीनन आपको अपने पेट्रोल की इंपोर्ट तो करनी है और खाने पीने की अशिया की कीमत भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगी, मगर देखिए 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत इजाफा हुआ है। गाड़ियों के इंपोर्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, 2 गुना तकरीबन। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं आपके, खासतौर पे टेक्सटाइल्स में और फिर मुख्तलिफ खाने पीने के जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनमें भी पिछले महीने 60 से 70% इजाफा हुआ है। तो अब जो अच्छी खबर है वो ये है कि मशीनरी की इंपोर्ट में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है, और इसमें जो अच्छी खबर है कि टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में 50 से 60% इजाफा हुआ है। ये जो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे हैरान इस बात पे है कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी की इंपोर्ट में 50% के लगभग कमी आई है। जब हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमारा बड़ा तेज रफ्तार सेक्टर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है, तो वहां मशीनरी क्यों नहीं इंपोर्ट हुई, ये एक सवाल है। अलबत्ता 70% इजाफा इंपोर्ट का होना बर्दाश्त से बाहर है, और इसको कम करने की हमें बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी। आने वाले साल 12 महीने जो बचे हैं, 11 महीने तकरीबन अब रह गए हैं, हमें बहुत से इक़दामात लेने पड़ेंगे इंपोर्ट को मैनेज करने के लिए। और सब मशीनरी की इंपोर्ट्स में भी हमें नजर आ रहा है टेक्सटाइल में कि जो स्पिनिंग सेक्टर है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, हालांकि तवक्को थी कि ज़्यादा वैल्यू एडिशन की तरफ जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर। मगर मुझे एक और बात बताइएगा कि जो फूड आइटम्स हैं, क्या इसमें हम कम से कम कर्टेल कर सकते हैं? क्योंकि तकरीबन 8.3 अरब डॉलर्स की हमने दरामदात किए हैं। पाकिस्तान फिर हालांकि 27.3 मिलियन टन की रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है, 3.5 मिलियन टन का पिछले साल का स्टॉक भी मौजूद है, मगर हुकूमत दरामद करने जा रही है गंदम। चीनी के लिए कहते हैं कि जी गन्ने की सेकंड हाईएस्ट हमारी प्रोडक्शन हुई, तकरीबन 81 मिलियन टन। उसके हिसाब से देखें तो चीनी पैदा होनी चाहिए थी तकरीबन 61 से 62 लाख टन, मगर वो भी 4 से 5 लाख टन कम पैदा हुई है, 57 लाख टन पैदा हुई है। तो या हुकूमत ने अदाद शुमार गलत बताए हैं गंदम के और गन्ने के जीडीपी को बेहतर दिखाने के लिए, या फिर स्मगलिंग हो रही है जिस पर हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पा रही है और दरामदात का प्रेशर आ रहा है? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि आप गंदम की इंपोर्ट इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड फसल वही 27.2 मिलियन टन के करीब, जो कि तारीख का सबसे ऊंचा लेवल है, तो फिर आप इतना इंपोर्ट क्यों करने? मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो कीमतों के बढ़ने की वजह से परेशान रही है, और इसके वजह से उन्होंने सोचा है कि हम जरा अपने लिए एक सेफ मार्जिन रखें, स्टॉक्स का, रिजर्व्स जिसे कहते हैं, ताकि जब भी अगर खुदा न खास्ता फिर से कोई इजाफा शुरू हो जाए तो उस वक्त हम मार्केट में इंटरवीन करके कीमतों को स्टेबलाइज करें। तो ये एक कॉशनरी पॉलिसी है खासतौर पे गंदम में। अब कपास का सिलसिला जो है, आप तकरीबन 3 अरब डॉलर तक के इंपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, ये बहुत ज्यादा है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने एक साल में तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के एडिशनल इंपोर्ट की है आपके ज़री शोबे के आइटम्स की। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे फिर साहब इस सिनेरियो में ये बताएगा कि जो डोमेस्टिक साइड पर तो हमने देखा ही है कि फिस्कल खसारा हुकूमत ने इतना किया है 3 सालों में कि जो कर्ज है वो 16,500 से, जो लोकल कर्ज है 16,500 से 26,000 के लेवल पर चला गया है। मगर अगर करंट अकाउंट खसारा इतना ज़्यादा होगा तो आपको लग रहा है कि बैरूनी कर्जा भी और ज़्यादा बढ़ता हमें नजर आएगा, और जो डेट ट्रैप की बात होती है पाकिस्तान उसी में रहेगा, बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ जाएगा? देखिए, पिछले 3 महीनों में रिकॉर्ड लेवल की हुकूमत ने बोरोइंग की है,
और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा है वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास अकाउंट में सरप्लस था ट्रेड में, वो इसलिए है कि आपने तकरीबन 7 अरब डॉलर 3 महीने में बोरो किए हैं और ये रिकॉर्ड है। और इसके वजह से आप देखेंगे कि हुकूमत की जो फॉरेन बोरोइंग है वो इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन 36% ज़्यादा है। हो ये रहा है शायद कि हुकूमत एक कॉशनरी पॉलिसी इस मामले में भी किया हुआ है कि अगर मुश्किलात आते हैं अगले 3-4 महीने में IMF के साथ बातचीत के बाद अगर मामला सेटल डाउन नहीं होता है तो प्रेशर तो पड़ेगा, इसलिए स्टेट बैंक ने ज़्यादा बोरोइंग करके आर्टिफिशियली रिजर्व्स को 17 अरब डॉलर से भी ऊपर लेके चले गए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि 17 अरब डॉलर पे जाने के बाद रुपए की कदर में तेजी से कमी आ रही है। कल तकरीबन 1 रुपए से ज़्यादा रुपया गिरा है, तो इसलिए हालात कुछ मामूल से हटकर बहुत तेजी से परेशान कुन हद तक जाना शुरू फिर से खुदा न खास्ता हो गए हैं। और मगर ये बड़ा लाजमी था कि हुकूमत कम से कम ये मैसेज देती मार्केट में कि जी स्टेबिलिटी है, इसलिए उन्होंने रिजर्व्स को बिल्ड किया। मगर आपको नहीं लगता IMF के प्रोग्राम में रहना बड़ा लाजमी होगा, क्योंकि उसकी वजह से जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनका हमें कर्ज मिलेगा जो 1 से 2% पर मिल जाता है, क्योंकि अभी जो हुकूमत ने पैसे रेस किए हैं कर्जे से, चाहे वो बॉन्ड्स की सूरत में हो, 6 से 8.5% तक का महंगी शरह सूद पर वो कर्जा है, तो उसके IMF के प्रोग्राम में रहना और मल्टीलैटरल एजेंसी से पैसे मिलना वो बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं है। ना सिर्फ महंगे हैं मगर इनको आपको कुछ केसेस में 5 साल या 10 साल में वापस करना भी पड़ता है। मल्टीलैटरल लोन्स का जो पीरियड होता है वो 25 से 30 साल होता है। मैं ये समझता हूँ कि हालात खासतौर पे करंट अकाउंट पे जिस हद तक खराब होते जा रहे हैं, हमें मुश्किलात इस बात के भी आ सकते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और बॉन्ड्स फ्लोट करने की कोशिश करें, IMF प्रोग्राम की छतरी ना होने के वजह से ये हो सकता है कि आपका जो कॉस्ट है वो डबल डिजिट तक चले जाए, 10, 11, 12% इंटरेस्ट रेट। ये मैं इस मामले में बहुत परेशान हूँ कि ये जो आपके करंट अकाउंट में इजाफा हुआ है और इंपोर्ट्स 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, ये बहुत रॉन्ग सिग्नल है मार्केट्स में, और यही वजह है कि रुपए की कदर में कमी काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुकी है। मतलब अगर दरामदात बढ़ती हैं, 17 अरब डॉलर से ऊपर रहती हैं, तो ज़ाहिर टारगेट से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, तो हुकूमत कम से कम जो टैक्स टारगेट है उसको नहीं आसानी से पूरा कर लेगी, क्योंकि अगर 17 अरब डॉलर से ऊपर की दरामदात होती हैं तो उससे 600 से 700 अरब रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो निकलेगा, जो कि हुकूमत ज़ाहिर दरामदात पर लगा देती है। तो कम से कम रेवेन्यू टारगेट पूरा कर लेंगे, करंट अकाउंट का एक बहुत बड़ा ज़ाहिर जो खतरा है वो पैदा हो जाएगा। यह बहुत आपका मुनासिब पॉइंट है। देखिए, मेरा अंदाज़ा यह है कि पहले क्वार्टर में हमारे इंपोर्ट्स में तकरीबन 50% इजाफा होगा पिछले साल के कंपैरिजन में। उसकी वजह यह कि पिछले साल इस वक्त कोविड की वजह से इंपोर्ट का लेवल काफ़ी कम था। आपने पिछले साल भी देखा कि जो रेवेन्यूज़ में इजाफा हुआ है वो इंपोर्ट्स की वजह से हुआ। सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी में रेवेन्यूज़ बढ़े, इनकम टैक्स में बहुत कम बढ़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले क्वार्टर में 40% से ज़्यादा आपको रेवेन्यूज़ मिल सकते हैं इंपोर्ट बेस्ड जो आपके टैक्सेस हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अंदरूनी टैक्सेस जो हैं, आपका जो डोमेस्टिक सेल्स टैक्स है और इनकम टैक्स ज़्यादा है, वो किस रफ्तार से आगे बढ़ते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। मगर पहले क्वार्टर में इंशाल्लाह 20 से 25% रेवेन्यूज़ में इजाफा होने की इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, मगर इससे ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि वो डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करेगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से महंगाई बढ़ती है, गरीब आदमी पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 40 से कम होकर 33-34% पर आ गए। अगर ये इंपोर्ट के लेवल पर टैक्स इकट्ठा करेंगे तो फिर वही होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होगा, डायरेक्ट टैक्सेस में कम ही इकट्ठा होंगे, तो हमारा कोई जो टैक्स रिफॉर्म है वो नहीं होगा।
बिल्कुल बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। और बजट में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की गई डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की। एक वक्त ये भी कहा गया था कि हम अपने पर्सनल इनकम टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, 11 स्लैब से कम करके हम 5 या 6 स्लैब पे लाएंगे और जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो कम आमदनी पे लगेगा। ये सारी बातें हुई थी, मगर पता नहीं बजट जब पेश हुआ है तो ये सब चीज़ें गायब हो चुकी थी और ज़्यादा रुझान ये था कि सेल्स टैक्स आप तेल पे बढ़ा दें, आप LNG पे बढ़ा दें, आप कॉटन पे बढ़ा दें। ये नामुनासिब चीज़ें थी। इस बात का भी हमें अफसोस है। बहुत शुक्रिया वार साहब की, उसको आपने सुनी जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।